नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आज की बड़ी खबर क्या है? एक पार्टी की मुखिया को ईडी का नोटिस जाना, जातिगत जनगणना के लिए सर्वदलीय बैठक का हो जाना, एक सूबे के मंत्री का जेल जाना और उससे जुड़ी राजनीति या फिर एक अहम केस के गवाह पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला हो जाना। हमारे गुलदस्ते में सारी खबरें हैं, मगर एक खबर और भी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब एक और मशहूर सिंगर मनकीरत औलख को जान से मारने की धमकी मिल रही है, वो भी सिद्धू मूसेवाला की मौत का बदला लेने के लिए। बड़ी खबर में बात इसी पर विस्तार से, मगर सबसे पहले दिन का वीडियो। बोला बैग डालने के लिए, तुम लोग बैग भी नहीं डाल सकते। बैग में इतना कौन सा बी पॉजिटिव बी इफेक्टिव? हाउ इज द जोश? बैग डाल दे तो वीडियो में जो युवा आपको दिख रहे हैं, कायदे से इन्हें इस समय वर्दी में होना चाहिए था। देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मोर्चे पर तैनात होना था, लेकिन ये फिलहाल नागपुर से दिल्ली के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं। इससे पहले नागपुर के संविधान चौक पर 72 दिनों तक ये अनशन पर बैठे थे। इन युवाओं ने 2018 में आई एसएससी जीडी की 3 स्टेज की परीक्षा लिखित, फिजिकल और मेडिकल पास की हुई है। एसएससी जीडी के जरिए देश के अर्धसैनिक बलों सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी आदि में सिपाहियों की भर्ती की जाती है। 2018 में 16,000 पदों पर भर्ती आई थी। 2022 में भर्ती पूरी हो गई, लेकिन ज्वाइनिंग मिली केवल 55,000 के लगभग अभ्यर्थियों को। 5,000 सीटें खाली रह गई, जबकि तीनों स्टेज की परीक्षा पास कर चुके हजारों अभ्यर्थी तैयार बैठे हैं। ये युवा उन्हीं खाली पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। दिन के वीडियो के बाद अब सुर्खियों की ओर चलते हैं। पहली सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। लखीमपुर खीरी हिंसा के एक चश्मदीद गवाह पर जानलेवा हमला हुआ है। बीते दिन यानी 31 मई को भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। दिलबाग सिंह इस हमले में बाल बाल बच गए। दिलबाग तिकोनिया में हुई हिंसा के चश्मदीद गवाह हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक देर शाम दिलबाग अपनी कार से घर जा रहे थे, तभी भदेंड गांव के पास पीछे से आई एक बाइक पर सवार 2 अज्ञात लोगों ने अचानक उनकी कार पर फायरिंग शुरू कर दी। दिलबाग सिंह ने अपने ऊपर हुए इस हमले की जानकारी लखीमपुर खीरी पुलिस को दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खैर, ये पहला मौका नहीं है जब लखीमपुर हिंसा मामले के किसी गवाह पर हमला किया गया हो। इससे पहले 10 अप्रैल को भी लखीमपुर खीरी कांड के एक चश्मदीद गवाह हरदीप सिंह पर रामपुर के बिलासपुर में हमला हुआ था। अगली सुर्खी दिल्ली से है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केजरीवाल से सत्येंद्र जैन का इस्तीफा मांगा और कई तीखे सवाल पूछे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक भ्रष्ट व्यक्ति को अपना क्लीन चिट दिया। अपने प्रेस के उद्बोधन में उन्होंने ये घोषणा की कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो भी आरोप हैं, वो सारे के सारे आरोप तथ्यों से बहुत दूर हैं। अपने आप को जज की उपाधि देते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन को जनता की अदालत में बरी कर दिया। स्मृति ईरानी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का जवाब आया। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार बताया। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन पर देश को गर्व होना चाहिए। मैं तो हमेशा से कह रहा हूं कि वो सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है सत्येंद्र जैन। उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, पर कोई बात नहीं, ईडी जांच करना चाहती है कर ले, सारी जांच से साफ सुथरे निकल के आएंगे। और वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिस पे देश को गर्व होना चाहिए। उन्होंने देश को एक मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया
वो ईडी वाले कर ले, सारे लोग जांच कर ले उनकी, सीबीआई ने और इनकम टैक्स ने तो जांच कर ली, उन्होंने तो पाया कि भाई सत्येंद्र जैन पाक साफ है। ईडी वाले और जांच कर ले, वो ठीक निकलेंगे। आपको बता दें कि बीते 30 मई को ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि वे उन 4 कंपनियों को मिले फंड का सोर्स नहीं बता सके जिनमें वे शेयर होल्डर थे। ईडी ने अपनी जांच में दावा किया था कि सत्येंद्र जैन ने शेल यानी कि कागजी कंपनियों से 4 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि ली है। यह पैसा हवाला के जरिए कोलकाता स्थित एक कंपनी को कैश ट्रांसफर करने के बदले में प्राप्त हुआ था। तीसरी सुर्खी बिहार से आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना कराने की घोषणा की है। जातिगत जनगणना को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद नीतीश कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से बिहार में जातिगत जनगणना कराए जाने का फैसला लिया गया है। बहुत जल्दी कैबिनेट बैठक बुलाई जाएगी। साथ ही जनगणना कराने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग पूरी की जाएगी। सब लोगों की सहमति से ये बात हो चुका है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और आप अच्छी तरह जो हमने बता दिया, एक समय सीमा हम लोग बहुत कम समय का निर्धारण करते हैं कि आपस में बातचीत हो गई, लेकिन उसको कैबिनेट से ले करके ये हम लोग घोषित कर देंगे। आज हम लोगों की आपस में बातचीत हो गई, लेकिन अभी कुछ कहते हैं तो जब एक बार कैबिनेट में कर लेंगे वही चीज, तो उसको सबको प्रकाशित कर देंगे। एक समय सीमा हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है और सब लोगों को हर स्तर पर, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी इसके हो, सब लोगों का पूरे तौर पर पूरा का पूरा इसका आकलन किया जाएगा। पॉलिटिकल को फायदा के लिए और आप जान लीजिए कि ये एकदम इसका करने का मकसद है, हम सब लोगों की राय है कि लोगों को आगे बढ़ाने का, लोगों के फायदे के लिए हम लोग कर रहे हैं। एकदम हम लोगों का स्कीम यही है कि सबका ठीक ढंग से विकास हो सके। कोई पीछे है, उपेक्षित है, तो उसकी उपेक्षा न, सब आगे बढ़े। इन सब चीजों को ही मन में रख करके हम लोगों ने तय किया और इसका नामकरण हम लोग देने जा रहे हैं जाति आधारित गणना। बिहार में जातिगत जनगणना की मांग लंबे समय से हो रही है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से 2 बार सर्वसम्मति से इसका प्रस्ताव भी पास हो चुका है, लेकिन अब तक इसे लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। अगली सुर्खी बनी ईडी का एक नोटिस। ये नोटिस मिला कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को। आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला और अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। सिंघवी ने बताया कि सोनिया गांधी 8 जून को पूछताछ में शामिल होंगी। राहुल गांधी विदेश में हैं। अगर वे तब तक नहीं आ पाते हैं तो ईडी से और वक्त मांगा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरजेवाला ने ईडी के नोटिस के पीछे प्रधानमंत्री को बताया कि पूरी तरह से हम उसकी तामील करेंगे, हमें कुछ छुपाना नहीं है और पुरजोर तरीके से, बिना डरे, बिना हटे, बिना हेजिटेशन के हम इसका सामना करेंगे। ईडी ने सोनिया और राहुल को जिस मामले में नोटिस भेजा है उसे भी समझ लेते हैं। साल 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एसोसिएटेड जर्नल बनाया था। इसने 3 अखबार निकालने शुरू किए, हिंदी में नवजीवन, उर्दू में कौमी आवाज और अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड। एसोसिएटेड जर्नल पर कभी नेहरू का मालिकाना हक नहीं रहा। इसे 5000 स्वतंत्रता सेनानी सपोर्ट कर रहे थे और वही इसके शेयर होल्डर भी थे। इसमें से कई बड़े नेता भी थे। देश को आज़ादी मिली, अखबार फिर भी चलता रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी बिक्री कम होने लगी। साल 2008 में आते आते एसोसिएटेड जर्नल ने फैसला किया कि अब अखबार नहीं छापे जाएंगे। साथ ही ये भी मालूम चला कि एसोसिएटेड जर्नल पर 90 करोड़ रुपए का कर्जा भी चढ़ चुका है। 90 करोड़ रुपए के कर्ज की भरपाई के लिए एक ट्रिक अपनाई गई। कांग्रेस ने एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई। इसका नाम था यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। महात्मा गांधी ने जो यंग इंडिया अखबार शुरू किया था उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। कंपनी में 76% शेयर्स राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के पास थे। बाकी की हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। तो हुआ ये कि सोनिया और राहुल की ही कांग्रेस ने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 90 करोड़ रुपए दे दिए। यंग इंडिया ने इसी पैसे का इस्तेमाल करते हुए एसोसिएटेड जर्नल को खरीद लिया। फिर आया साल 2012।
तब सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की संपत्ति का अधिकार दिया गया है। स्वामी ने कहा था कि मात्र 50 लाख रुपए खर्च करके 90 करोड़ रुपयों की वसूली कर ली गई। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी थर्ड पार्टी के साथ पैसों का लेन देन नहीं कर सकती। फिलहाल ईडी का कहना है कि ये इस केस में पहला समन है। इस मामले में उन कांग्रेस नेताओं के बयान पहले ही दर्ज हो चुके हैं जो नेशनल हेराल्ड और एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड में पदाधिकारी थे। अगली सुर्खी भी ईडी से ही जुड़ी है। ईडी ने आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े 23 बैंक खातों को अस्थायी रूप से सीज कर दिया है। साथ ही ईडी ने पीएफआई से जुड़े संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन आरआईएफ के 10 बैंक खातों को भी अटैच कर दिया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि पीएफआई और आरआईएफ को संदिग्ध स्रोतों से भारी मात्रा में नकदी मिली है। ईडी की ओर से जारी बयान में कहा गया 2009 से अब तक पीएफआई के खातों में 60 करोड़ रुपए जमा किए गए। इसमें से आधे से ज़्यादा रकम में जमा किए गए। इसी तरह आरआईएफ के खातों में अब तक 58 करोड़ जमा किए जा चुके हैं। तो ये थी सुर्खियां। अब दिन की बड़ी खबर। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। हत्या की वजह बदले को बताया गया। फेसबुक पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी ली गई। गैंगस्टर का नाम सामने आया। गैंग वॉर की कहानियां भी खुली। बीते 3 दिन से ये सारी खबरें आपने देख ली होंगी। अब सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बदले एक और हत्या की धमकियां दी जा रही हैं, ठीक उसी अंदाज में, अलग अलग फेसबुक पोस्ट के जरिए। मनकीरत औलख पंजाब के मशहूर सिंगर हैं। बदनाम, गैंगलैंड, वेल जैसे कई हिट गाने गाए हैं। सिद्धू मूसेवाला और मनकीरत औलख ने साथ में कोई गाना नहीं गाया, मगर कई बार साथ नजर जरूर आए हैं। दोनों ने करियर भी लगभग एक वक्त में शुरू किया था। गाने के तेवर भी आस पास के होते थे और आरोप दोनों पर गन कल्चर को बढ़ावा देने के लगते थे। बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला के बाद अब मनकीरत औलख को भी फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बार देवेंद्र बंबिहा गैंग, नीरज बवाना गैंग, कौशल गैंग के नाम से फेसबुक पोस्ट कर धमकियां दी जा रही हैं। ये अपराधी जेल में हैं। हम इनके नाम से की गई पोस्ट की पुष्टि कतई नहीं करते, मगर नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या ऐसे ही फेसबुक पोस्ट पर धमकी के बाद की गई थी। अब दिल्ली के गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम पर बने अकाउंट से पोस्ट किया गया, सिद्धू मूसेवाला हमारा दिल का भाई था, 2 दिन के भीतर रिजल्ट दे देंगे। मतलब कि 2 दिन के अंदर किसी की हत्या की धमकी दी जा रही है। इस पोस्ट में मनकीरत औलख का नाम नहीं लिखा है, मगर हमारी नज़र कुछ और पोस्ट पर पड़ी जिसमें मनकीरत की फोटो पर क्रॉस का निशान बनाया गया है। लिखा है 30 के बदले 100 की जान लेंगे, तैयार रहना। गाउंडर एंड ब्रदर्स के नाम से बने फेसबुक अकाउंट की तरफ से लिखा गया है। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। इस कत्ल के पीछे सिर्फ पैसा है। इसको करवाने वाला और कोई नहीं, मनकीरत औलख है। जितने भी सिंगर हैं उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई को शेयर करता है। पैसे के लिए माँ के हीरे जैसे बेटे को छीन लिया। तू वेट कर, तेरा और गोल्डी का पक्का इंतजाम करना है। सिद्धू के साथ हमारा पर्सनल रिलेशन नहीं है, बस एक माँ का बेटा गया है, इस बात का दुख है। ये सब पैसे के लिए कराया गया है, कोई ना जल्द मुलाकात होगी। पोस्ट किसने की, कहाँ से की गई, ये जानकारी जुटाना पुलिस का काम है, मगर इसमें साफ साफ मनकीरत औलख का नाम लेकर धमकी दी गई है। यहाँ तक कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जिम्मेदार भी बताया गया है। एक हत्या होती, उसके बदले में दूसरी हत्या होती, दूसरी हत्या के बदले में तीसरी हत्या की धमकी दी जा रही है। पंजाब पुलिस के नाक के नीचे गैंगस्टर कुछ इस तरह पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में दखल रखने का दावा करते हैं, धमकियां देते हैं, फिल्मी स्टाइल में हत्या के बाद स्वीकार भी करते हैं, हत्या के पहले चुनौती देते हैं, और हर बार बीच में फंसता है एक सिंगर, पहले सिद्धू मूसेवाला और अब मनकीरत औलख। मूसेवाला की हत्या के आरोपों पर मनकीरत औलख की सफाई आई है, पहले उसे सुन लीजिए, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सारी इंडस्ट्री सदमे च यार, सारा पंजाब सदमे च, की होया की नहीं। उत्तों तुसीं मेरे बारे आ चीज़ां छापी जाते हो जी, कोई मैनेजर, पहला तुसीं कोई वैरीफाई तो कर लो यार, कौन मैनेजर कौन ना करो यार। हथ बन के रिक्वेस्ट करदा, ये काम ना करो।
ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ एक कंपटीशन दई जाने हो, ना करो यार। दरअसल मनकीरत औलख की ये सफाई इसलिए आई क्योंकि स्थानीय मीडिया की कई रिपोर्ट्स में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के षड्यंत्र में मनकीरत औलख के मैनेजर के हाथ होने की आशंका जताई गई। मनकीरत ने वीडियो जारी करके साफ किया है कि उनका कोई मैनेजर नहीं है, न ही उनका इस हत्याकांड से कोई भी लेना देना है। दरअसल आप कहानी को थोड़ा फ्लैशबैक से जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। आखिर मनकीरत औलख का नाम इस केस में क्यों उछाला जा रहा है? अगस्त 2021 को यूथ अकाली नेता विक्रम सिंह उर्फ विक्की मिद्दूखेड़ा की मोहाली में सरेआम हत्या हुई। जब वो अपनी फॉर्च्यूनर में सवार हो रहा था तब उस पर बदमाशों ने गोलियां बरसाई। बचने के लिए भागा तो आधा किलोमीटर दौड़ाकर गोली मारी। विक्की मिद्दूखेड़ा मनकीरत औलख के करीबी थे, यहाँ तक कि मनकीरत अपनी सफलता का श्रेय कई मौक़ों पर विक्की मिद्दूखेड़ा को देते हैं। विक्की की हत्या में बम्बिहा गैंग का नाम आया। देवेंद्र बम्बिहा नाम का एक गैंगस्टर था जिसका 2016 में पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। उसी के नाम पर बना ये बम्बिहा गैंग, जिसको अभी फिलहाल लकी पटियाल नाम का गैंगस्टर चलाता है। वो फिलहाल आर्मेनिया में है। खैर, बम्बिहा गैंग और लॉरेंस गैंग दोनों के बीच दुश्मनी है, ये सब जानते हैं। विक्की मिद्दूखेड़ा को लॉरेंस बिश्नोई कैंप का माना जाता था। विक्की मिद्दूखेड़ा की हत्या पर मनकीरत औलख ने इंस्टाग्राम पर लिखा था, ऑलवेज पॉजिटिव रहना, किसी की सफलता पर खुश रहना, हर एक को जोड़कर चलने वाला बादशाह बंदा आज चला गया। बहुत बड़ा लॉस हुआ है विक्की वीर के जाने से। विक्की मिद्दूखेड़ा की हत्या के बाद मनकीरत औलख ने इंसाफ के लिए कैंपेन भी चलाया था। यहाँ से थोड़ी कहानी और क्लियर करते हैं। विक्की की हत्या में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम सामने आया था। पुलिस मैनेजर तक पहुंच पाती उसके पहले ही वो भारत से फरार होकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। पंजाब पुलिस ने सिद्धू के मैनेजर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया। इस मामले में सिद्धू मूसेवाला के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के कोई साक्ष्य नहीं मिले थे। इसके बावजूद लॉरेंस बिश्नोई विक्की की हत्या के लिए सिद्धू मूसेवाला को जिम्मेदार और विरोधी गैंगस्टर विक्की पटियाल का करीबी मानता था और दावे के मुताबिक बदले के लिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी गई। बम्बिहा गैंग की तरफ से की गई हत्या के बदले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की। अब लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से हुई हत्या के बदले बम्बिहा गैंग सक्रिय हो गया है। अब तक की कहानी से आप ये समझ ही गए होंगे कि मनकीरत को धमकियां क्यों मिल रही हैं। मनकीरत औलख की एक दो तस्वीरें भी गूगल सर्च करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के साथ दिख जाती हैं। ये तस्वीर सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से पोस्ट की गई। सोपू ही वो संगठन है जिससे लॉरेंस बिश्नोई छात्र राजनीति भी कर चुका है। हालांकि तस्वीरों के आधार पर किसी से संबंध नहीं स्थापित किया जा सकता है। मनकीरत औलख स्टार हैं, सो उनके साथ दिन में कई लोग फोटो खिंचवाते होंगे। लेकिन अब मिल रही धमकियों के बाद मनकीरत औलख ने सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। ये मीडिया वालिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਛਾਪੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਐਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। मनकीरत औलख ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਡਰ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜੇ ਕਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ। जुर्म की दुनिया में एक और खेल होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। यही हाल यहाँ भी है। लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी बम्बिहा गैंग से भी है। दिल्ली का कुख्यात बदमाश नीरज बवाना जो भी तिहाड़ जेल में बंद है, वो भी लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन है। तो दोनों साथ लॉरेंस के विरोध में काम करते हैं। इसमें उसे गुरुग्राम के गैंगस्टर कौशल चौधरी और आउटर दिल्ली के गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का भी साथ मिलता है। गैंगस्टरों की आपसी गैंगवार है, निशाना कोई और बनता है। उधर सिद्धू मूसेवाला केस में अपडेट ये है कि हमलावरों को गाड़ी मुहैया कराने वाला एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। सुनिए एसएसपी मानसा और क्या अपडेट बता रहे हैं। बिल्कुल, दो लोग हमने प्रोडक्शन वारंट में शुभदीप सिंह के मर्डर केस में हम लेके आए हैं, जो कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के गैंग के मेंबर्स हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स हैं, उनको हम लेके आए हैं। और एक जो और दोषी है उनको हमने अरेस्ट किया है। हमें लगता है ये इसी जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग का पार्ट है, और इस मॉड्यूल के बारे में भी इनके पास कोई खास इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी।
तो उनसे जरूर डूंगाई के साथ उनके साथ पूछगिछ की जा रही है। हमें लगता है कि काफ़ी अहम लीड हमें उनसे मिलेंगे। जो प्रोडक्शन वारंट पे लाए हैं वो क्या जेल से लाए, किस जेल से लाए हैं? उन्हें एक बठिंडा जेल से लाए, एक फिरोजपुर जेल से लेके आए हैं। और जो तीसरा है वो उत्तराखंड से जो आपने अरेस्ट किया था। नो कमेंट्स। बिल्कुल, ये सीसीटीवी फुटेज हमें मिल गई है। हमने सारे रास्ते हैं वहाँ से भी अलग अलग एरिया से अलग अलग टाइम्स के बीच हमने फुटेज निकाली है। तो काफ़ी सारी अहम लीड्स है जहाँ ये करोला कार है जिसने रेकी की है, क्या रूट लिया है, रास्ते में कहाँ रुकी है, कहाँ ओवरटेक किया है, काफ़ी मैनेज किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा भी कहाँ उस एग्जिट रूट उसने क्या लिया है, कहाँ ये करोला गाड़ी अबैंडन मिली है, उसके बाद आगे बोलेरो गाड़ी कहाँ अबैंडन मिली है, कहाँ पे ऑल्टो गाड़ी स्नैच हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास टेक्निकल एविडेंसेस भी हमारे पास है और साथ में हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। एक दौर था जब कहा जाता था कि दाऊद की डी कंपनी बॉलीवुड को चला रही है, उसका दखल रहता है। आज वैसे ही कुछ आशंका पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर भी जताई जा रही है। कहीं ना कहीं इसमें पंजाब के गैंगस्टर अपना दखल दे रहे हैं। मौका रहते पुलिस को इस नेक्सस को तोड़ना होगा। सिद्धू मूसेवाला को परिवार ने खो दिया, पंजाब का एक चमकता सितारा चला गया और दूसरे सितारे मनकीरत औलख पर गर्दिश के बादल मंडरा रहे हैं। उन्हें आए दिन धमकी दी जा रही है। गायकी की दुनिया को ये सारे घटनाक्रम खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। वैसे एक नुकसान और हुआ है। 31 मई की रात को बॉलीवुड के मशहूर सिंगर केके का निधन हो गया। केके कॉन्सर्ट के लिए कोलकाता गए हुए थे। जैसे ही उनका प्रोग्राम खत्म हुआ वो अपने होटल पहुंचे। ग्रैंड होटल पहुंचते ही वो बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें तत्काल एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 53 साल के केके के चेहरे और सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। कलकत्ता के ही SSKM अस्पताल में केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गई, जिसमें बताया गया है कि उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक है। खैर, पुलिस ग्रैंड होटल के स्टाफ और कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर्स से पूछताछ भी कर रही है। केके के गुजरने के बाद उनके आखिरी कॉन्सर्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो अपना चर्चित गाना हम रहे ना रहें गाते सुने जा सकते हैं, जिसे सुनकर ऑडियंस काफ़ी भावुक नजर आ रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्सर्ट में मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि ऑडिटोरियम ओवर क्राउडेड था और एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। इंडिया टुडे के मुताबिक एक फैन ने कहा ऑडिटोरियम की क्षमता 2,500 से 3,000 की थी, पर वहां इससे दोगुनी संख्या में लोग मौजूद थे। भीड़ का आलम यह था कि जो फैंस ऑडी के अंदर नहीं जा सके वो लाइन लगाकर बाहर ही खड़े हो गए। इसलिए ऑडी कर्मियों ने भीड़ को छितराने के लिए उन पर गैस छोड़ी। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें भीड़ पर गैस स्प्रे किया जा रहा है। ट्विटर पर VJ नाम के अकाउंट से वीडियो भी सामने आया है जिसमें खचाखच भरे हॉल में केके गर्मी से बेहाल थे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक केके ने ऑर्गेनाइजर से गर्मी के कारण अपने ऊपर की स्पॉटलाइट डिम करने को भी कहा था। उन्होंने स्टेज के चारों ओर मौजूद भीड़ को लेकर भी शिकायत की थी। गर्मी से परेशान केके लगातार पसीना पोंछ रहे थे। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और वो होटल लौट आए। PTI के मुताबिक होटल वापस आने के बाद वो भारी महसूस कर रहे थे। उनको 10 बजे के आसपास हॉस्पिटल ले जाया गया और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कोलकाता पुलिस ने केके की मौत पर अननेचुरल डेथ की FIR दर्ज कर ली है। अब वो इसकी जांच करेगी। केके ने अपने फिल्मी सिंगिंग करियर की शुरुआत 1996 में आई तमिल फिल्म कड़ल देशम से की थी। गुलजार की फिल्म माचिस का गाना छोड़ आए हम वो गलियां केके के करियर का पहला हिंदी गाना था। केके को पॉपुलैरिटी मिली हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प के से। इस्माइल दरबार की इस कंपोजिशन को उन्होंने डोमिनिक सेरेजो के साथ मिलकर गाया था। केके का आखिरी गाना फिल्म 83 में आया था। रणवीर सिंह की कबीर खान डायरेक्टेड इस फिल्म के लिए केके ने हौसले नाम का गाना गाया था। कई और गाने हमारे जहन में हैं जिन्हें गाते हुए कम से कम मेरी पीढ़ी तो ज़रूर बड़ी हुई है। केके को हमारी श्रद्धांजलि। अब आखिर में कू की राय। सोशल मीडिया ऐप कू पर हमने सवाल किया, क्या पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में गैंगस्टर का दखल है? हाँ में 98% लोगों ने जवाब दिया, वहीं नहीं में 2% लोगों ने। तो आज के शो में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।